वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट लेसन देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू रजिस्टर। यानी किसी कंडक्टर को जिसमें रेजिस्टेंस आर हो, उसको किसी एसी सोर्स के क्रॉस जोड़ा जाता है तो उसमें करंट क्या होगा। एसी सोर्स का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस आर जो है एक एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, जिसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट पहले ले आए। तो हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ तो वोल्टेज E है और E का वैल्यू बैठा दिए ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब देखिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, तो यहाँ जो टर्म आया है पीक वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ये हो गया पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट। तो इसके जगह पे आई नॉट बैठ गया और हमारा एक्सप्रेशन ये हो जाता है। तो यहाँ हम लोग इन वोल्टेज और करंट दोनों के रिलेशन को मिलाते हैं तो पाते हैं कि वोल्टेज का फेज इस समय साइन ओमेगा टी है, तो करंट का भी फेज वही है ओमेगा टी। यानी कि जब एसी किसी रेजिस्टेंस से पास कराते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। इसको समझेंगे फेज डायग्राम में। ये छोटा सर्किल मैंने करंट के लिए बनाया है और बड़ा वाला सर्किल वोल्टेज के लिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट और मैक्सिमम करंट आई नॉट। और मान लीजिए कि वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है और फेज है ओमेगा टी। एंगल के जगह पे ओमेगा टी है। ये सारी बातें आप लोग पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। तो इस समय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई होगा और इस ई का वैल्यू कितना होगा, चूंकि सर्किल का रेडियस ई नॉट है तो ये वैल्यू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और चूंकि करंट का भी फेज वही है ओमेगा टी, तो करंट छोटे सर्किल में है, तो करंट वाले सर्किल का रेडियस आई नॉट है और करंट का भी फेज ओमेगा टी है। तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग लेंगे तो वो हो जाएगा आई, और इस आई की वैल्यू हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार हम लोग क्या पाते हैं कि जब एसी किसी रेजिस्टेंस से पास कराते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ साथ जीरो मैक्सिमम होते हैं। यहां देखिए, एक पेन को वोल्टेज का फेज मानिए और दूसरे को करंट का फेज। अब देखिए, ये एक साथ साथ जीरो से मैक्सिमम से जीरो, फिर डायरेक्शन इनका रिवर्स हो गया और रिवर्स होके अगेन एक साइकिल कंप्लीट। यानी करंट और वोल्टेज हमेशा साथ साथ ही चलेंगे फेज के मामले में। तो यहाँ ये आपको बात अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यही चीज हम लोग देखेंगे एसी थ्रू इंडक्टर। अब देखिए, हमें देखना है एसी थ्रू इंडक्टर। एसी थ्रू इंडक्टर यानी किसी कॉइल जिसका इंडक्टेंस L है, उसको किसी एसी सोर्स के अक्रॉस जोड़ा गया है, जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ हमें देखना है कि अगर वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है तो करंट का फेज क्या ओमेगा टी ही है या वोल्टेज से आगे है या पीछे है, यानी फेज डिफरेंस है कि नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द सोर्स इज गिवन बाई, ये लिख दिया गया है, ई नॉट इज द पीक ईएमएफ। तो द टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इस सर्किट का टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना हुआ। तो एक्चुअली इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, वो भी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो सोर्स का ईएमएफ फॉरवर्ड ईएमएफ उसको प्लस ले लिया है और इंडक्टर में जो ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है वो माइनस एल डी आई बी डी टी। तो किरचॉफ्स लॉ के अनुसार आप जानते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल जो था, जिसमें हम लोग एक साइड किसी सर्किट का टोटल ईएमएफ जोड़ते हैं और दूसरे साइड करंट इनटू रेजिस्टेंस का सम करते हैं।
तो इस सर्किट का जो टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो इस सोर्स का ईएमएफ ई और इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है तो माइनस एल डी बाई डी टी और इक्वल टू के इस पर प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू करंट करते हैं। तो सर्किट में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो ड्रॉप दिखा दिया है 0। इसको सॉल्व करते हुए आगे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ई के जगह पर बैठा दिया गया है ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमारा एक्सप्रेशन ये हो जाता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो इंटीग्रेट करने पर आप सिंपली इंटीग्रेशन का स्टेप समझ रहे हैं। यहाँ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम इस पोजीशन पर ले आते हैं। यहाँ जो फैक्टर ओमेगा एल है ध्यान दीजिएगा कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट हुआ तो नीचे रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन जो भी चीज है इसका यूनिट ओम होना चाहिए। तो ओमेगा एल का एक खास नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसको डिनोट करते हैं एक्स एल से और इसका भी यूनिट होता है ओम। ये रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के जगह पर है इसीलिए इसका भी यूनिट है ओम। तो अब देखिए ई नॉट बाई ओमेगा एल यानी पीक वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस जैसा फैक्टर यानी वोल्टेज बटा ओम। तो पीक वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस जैसा फैक्टर है तो इसके जगह पर पीक करंट हो गया आई नॉट। अगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई होता ई बटा ओमेगा एल होता तो यहाँ आई आ जाता यानी इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कैसे हुआ यहाँ आप क्लियर देख रहे हैं कि cos ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी के जगह पर बैठ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जैसे आप पढ़े हुए हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस यानी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ देखिए इस ई नॉट बटा ओमेगा एल के जगह पर केवल आई नॉट बैठ गया है इस रिलेशन के अनुसार और हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू ये आ गया। तो हम लोग पाते क्या है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और इंस्टेंटेनियस करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इससे आपको क्लियर पता चल गया कि वोल्टेज से जिसका फेज ओमेगा टी है करंट जो है उससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इतना आप नोट कर लें फिर लास्ट में इसका फेज डायग्राम भी बनाना है वो मैं बना देता हूं और समझा देता हूं आपको। अब देखिए वही फेज डायग्राम वैसा ही बनाना है। करंट का छोटा सर्किल है वोल्टेज का बड़ा सर्किल है और पीक वोल्टेज ई नॉट है तो वोल्टेज वाले सर्किल का रेडियस ई नॉट और पीक करंट का वैल्यू आई नॉट है तो करंट वाले सर्किल का रेडियस होगा आई नॉट। और यहाँ देख रहे हैं कि वोल्टेज तो हमारा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लेकिन करंट जो आया है वो आपका 90 डिग्री पीछे है यानी करंट कितना आया है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 यानी करंट जो है करंट का फेज वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होना चाहिए यानी ये बन गया 90 डिग्री पीछे करंट का फेज और इंस्टेंटेनियस करंट ये हो गया I। करंट और वोल्टेज में कितना एंगल का डिफरेंस है यहाँ दिखा देंगे 90 डिग्री। करंट और वोल्टेज के फेज में 90 डिग्री का डिफरेंस है। वोल्टेज जो है वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है और करंट का फेज वोल्टेज का 90 डिग्री पीछे है। तो ये फेज डायग्राम हुआ। यानी अगर इसको देखेंगे अगर मान लीजिए एक मेरे पेन को आप वोल्टेज का फेज मानते हैं एक पेन को करंट का फेज तो इसमें हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस बना रहेगा। यानी जब वोल्टेज का फेज एक्स एक्सिस पे रहा होगा तो करंट का फेज इधर नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर और ये इतना डिफरेंस बनाए हुए हमेशा चलेंगे। यानी जिस वक्त वोल्टेज 0 तो करंट नेगेटिव मैक्सिमम और जिस वक्त करंट 0 तो वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम फिर वोल्टेज करंट पॉजिटिव मैक्सिमम तो वोल्टेज 0। यानी ध्यान दीजिए इसी प्रकार इनका 90 डिग्री डिफरेंस बना रहेगा। वोल्टेज से करंट हमेशा 90 डिग्री पीछे रहेगा। मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आज आपने समझा एसी थ्रू रजिस्टर और एसी थ्रू इंडक्टर। इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर।